हेलो दोस्तों, आर्यन्स अरिहंत चैनल में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल पर आपको डरावनी सच्ची भुतहा कहानियां, रहस्यमयी घटनाएं, डिटेक्टिव और एडवेंचर की कहानियां आपको सुनने को मिलती हैं। यदि आप ऐसी कहानियां पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो अब चलते हैं कहानी की ओर। रात का वक्त था। सतनाम हाईवे पर गाता हुआ ट्रक चलाता हुआ चला जा रहा था। उसके साथ उसका हेल्पर दलबीर था। बाहर शीतलहर मानो जान लेने के लिए तैयार बैठी थी। चारों तरफ कुहासा ही कुहासा था और इसमें गाड़ी चला पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। इसी घने कोहरे में सतनाम को दूर एक हल्की सी परछाई दिख रही थी, लेकिन धुंध की वजह से कुछ साफ नहीं दिख रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, हेडलाइट्स की रोशनी में एकदम अचानक सतनाम को एक लड़की रास्ते के बीच में खड़ी दिखाई दी। सतनाम स्पीड की वजह से गाड़ी तुरंत नहीं रोक सकता था, फिर भी उसने पावर ब्रेक लगाई और खिड़की से सर निकाल के चिल्लाते रहा, ओ हट जाओ, सामने से हट जाओ। और इतने में ही गाड़ी उस लड़की के ऊपर से गुजर चुकी। दलबीर की आंखें ब्रेक के अचानक से लगने से जो झटका लगा उससे खुली। देखा तो सतनाम पसीने से तरबतर था और पीछे रास्ते पे देख रहा था। दलबीर ने पूछा, क्या हुआ? तो सतनाम ने पूरी बात बताई और फिर दोनों ट्रक से नीचे उतर के पीछे गए तो वहां किसी को भी नहीं देखकर दलबीर ने कहा, पाजी आपने ज्यादा पी रखी है, गड्डी मैं चलाता हूं, तुसी आराम कर लो। सतनाम चुपचाप गाड़ी में बैठ गया और दलबीर गाड़ी चलाने लगा। थोड़ी ही देर में सतनाम को नींद आ गई और वो बैठे बैठे ही सो गया। सतनाम को सोए हुए मुश्किल से 10 मिनट ही हुए होंगे। इस बार दलबीर के ब्रेक मारने से सतनाम का सर सामने जोर से टकराया। सतनाम ने चिल्लाते हुए कहा, पागल हो गया क्या? इतनी तेज ब्रेक मार दी। दलबीर को जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। उसने तुरंत जवाब देते हुए कहा, पाजी गड्डी तो चल रही है, आपने ना सपना देखा होगा। गाड़ी वैसी की वैसी ही चली जा रही थी। सतनाम ने सोच लिया था कि अब सोना नहीं है, आज की रात वो जाग करके ही बिताएगा। गाड़ी थोड़ी और आगे बढ़ी कि एक आवाज गाड़ी के बोनट पे सुनाई दी सतनाम को। सतनाम ने बोनट पे देखा, वही लड़की जो थोड़ी देर पहले रोड पे दिखी थी। बोनट पे बैठी सतनाम को शीशे के उस पार से मुस्कुराते हुए घूर रही थी। सतनाम ट्रक ड्राइवर था और दलबीर उसका हेल्पर। दोनों हाईवे पे जब देर रात सफर कर रहे थे तो सतनाम को ट्रक चलाते वक्त हाईवे पर ऐसा लगा जैसे उसकी गाड़ी को रोकने की लाख कोशिशों के बावजूद उसने किसी औरत के ऊपर अपनी गाड़ी चला दी। लेकिन ट्रक से उतर के देखा तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इस बार गाड़ी उसका हेल्पर दलबीर चला रहा था कि तभी बोनट पे किसी के गिरने की आवाज आई। सामने वही औरत थी जिसके ऊपर से सतनाम ने थोड़ी देर पहले अपनी गाड़ी निकालती थी। वो शीशे के उस पार से अपने चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान लिए सतनाम को घूर रही थी कि सतनाम जोर से चिल्लाया, दलबीर गड्डी रोको। दलबीर ने गाड़ी रोकी और सतनाम से पूछा, क्या हुआ पाजी? सतनाम ने उसे पूरी बात बताई तो दलबीर ने कहा, एक काम करते हैं, पहले कुछ खा लेते हैं, खाली पेट टंकी फुल कर लोगे तो यही होता है। सतनाम को भी ऐसी चीजें जो उसके साथ हो रही थी उनमें यकीन नहीं था,
और उसने थोड़ी पी भी रखी थी, तो उसने भी मान लिया कि शायद ये सब कुछ उसका वहम ही है। गाड़ी से उतर के दोनों ढाबे पर बैठे हुए थे। सतनाम ने वहां खाना परोसने वाले एक लड़के से पूछा, इस हाईवे पर कुछ गड़बड़ है क्या? तो उसने जवाब दिया, यहां तो आए दिन ऐसा होता रहता है। आप पहले नहीं है जो इस तरह का सवाल पूछ रहे हैं। दरअसल 3 साल पहले यहां एक ट्रक ने एक औरत को कुचल दिया था और उसके बाद से यहां लोगों ने कई बार उस औरत की आत्मा को देखा है। दलबीर ये सब सुन करके काफी डर गया था। उसने कहा, बाजी आज की रात हम यहीं काट लेते हैं ना, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। सतनाम हंसते हुए कहता है, लड़की मुझे दिखाई दे रही है, बैंड मेरी बजनी चाहिए और डर तुझे लग रहा है। चल कोई गलत नहीं है, तू गड्डी में सो जाना, मैं चला लूंगा गाड़ी आराम से। किसी तरह मनाकर डांट टपट के सतनाम ने दलबीर को गाड़ी में चढ़ा ही लिया। आगे रास्ता थोड़ा खराब था और इसी खराब रास्ते में गाड़ी चलाते चलाते एक जोरदार आवाज आई। उतर के देखा तो गाड़ी का एक टायर पंचर हो गया था। सतनाम इसी चिंता में था कि यार अब देर रात चक्का रिपेयर करना पड़ेगा, और दलबीर डरा डरा उससे चिपका हुआ घूम रहा था। सतनाम ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, यार तू डरना बंद कर, चल पाना निकाल के ले आ, मेरी सीट के नीचे में रखा होगा बक्से में। दलबीर डरता डरता गया और ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलते ही उसने सामने ड्राइविंग सीट पे देखा कि सतनाम खुद बैठा हुआ है। उसने मुस्कुराते हुए दलबीर को पाना पकड़ाया और बोला, एले जा दे दे मैनू पाना। दलबीर ने टायर के पास देखा तो एक सतनाम वहां भी था। डर के मारे पसीने से भीग के थर थर कांपता हुआ दलबीर चिल्लाया, बाजे! और इतना बोल के जोर जोर से रोने लगा। सतनाम टायर के पास से उठ के आया और जोर का एक थप्पड़ मारा दलबीर को। ढाबे पर खाना पीना खाकर सतनाम और दलबीर जब ट्रक लेकर आगे बढ़े तो आगे रास्ते में टायर पंचर हुआ। सतनाम पंचर बना रहा था जब उसने दलबीर से कहा कि ट्रक की सीट के नीचे से पाना पड़ा है, वो ले आ। दलबीर जब ट्रक की सीट से पाना लेने गया तो उसे वहां भी एक सतनाम दिख रहा था, जिसने कहा, एले पाना दे दे मैनू। दलबीर डर से चिल्लाने लगा, बाजे! कि तभी सतनाम टायर के पास से उठ के आया और जोर का एक थप्पड़ मारा दलबीर को। सतनाम गुस्से में खुद ही पाना लेकर टायर चेंज करने में लग गया था। सतनाम टायर बदल ही रहा था कि दलबीर की आवाज आई, बाजी ट्रक के नीचे कुछ है। सतनाम ने सर उठा के देखा तो दलबीर डर के मारे ट्रक के ऊपर बैठा था। सतनाम ने ट्रक के नीचे टॉर्च मारी तो देखा दो चमकती हुई आंखें उसे घूर रही थी। सतनाम ने तुरंत पत्थर उठाकर वहां मारा तो एक कुत्ता चीखता हुआ भागा। दलबीर ने सुकून की सांस ली क्योंकि कोई डरने वाली बात नहीं थी। अब हल्की सी धुंध में सतनाम ने ऊपर दलबीर को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, PB03AP0855 में सफर कर रहे यात्री को सूचित किया जाता है कि HR05KN5458 के यात्री आपका 3 साल से इंतजार कर रहे हैं। कृपया नीचे आ जाएं और हमारी यात्रा को सुखद बनाएं। ये सुन के दलबीर डर के मारे बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो सतनाम गाड़ी चला रहा था और सड़क के दोनों तरफ जंगल था।
अब पहाड़ियों के पार का मैदानी रास्ता आ चुका था। दलबीर इस वक्त इसी सोच में था कि सतनाम उसका दोस्त है या दुश्मन। सतनाम को डरते डरते दलबीर ने बोला, बाजी गड्डी रोको ना, जरा हल्का हो लू। सतनाम ने गाड़ी रोकी। दलबीर उतरा और फिर जंगल के अंदर गया और अंधेरे में उसने भागना शुरू कर दिया। बड़ी दूर तक भागने के बाद दोबारा दलबीर को सड़क दिखी। सड़क पे हांफता हुआ दलबीर बैठ गया और किसी गाड़ी के आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद दूर से एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी। दलबीर अपने हाथ हवा में उठा के चिल्लाने लगा, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, ओ भाई गाड़ी रोको। अंधेरे में चमकती वो हेडलाइट्स अब पास आके रुकी। दरवाजा खोला और सतनाम की आवाज आई, और कहां चला गया था तू? चला जा, बहुत दूर जाना है। सतनाम और दलबीर हाईवे पर ट्रक चला रहे थे। सतनाम की हरकतों से दलबीर डरा हुआ था। उसने कहा, बाजी गाड़ी रोको, जरा हल्का हो लू। ट्रक से उतरकर दलबीर जंगल में कहीं अंदर भाग गया। आगे जाकर एक सड़क मिली जहां अंधेरे में बैठकर दलबीर किसी गाड़ी के आने का इंतजार कर रहा था। एक ट्रक दूर से आती दिखी तो हाथ हिला हिलाकर चिल्लाने लगा, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, ओ भाई गाड़ी रोको। ट्रक रुकी तो अंदर सतनाम था। उसने कहा, और कहां चला गया था तू? चला जा, बहुत दूर जाना है। मरता क्या न करता दलबीर वापस उस ट्रक में बैठा और इस बार दलबीर रह रह के सतनाम को देख रहा था। सतनाम थोड़ी देर बाद मुस्कुराया और बोला, सोच रहा है ना कि इसे तेरी गाड़ी का नंबर कैसे पता? सतनाम को तो नहीं पता था वो नंबर, पर तुझे और मुझे तो याद है ही। दलबीर को इतना सुनने की देर थी, बस वो समझ गया था कि इतनी देर से क्या हो रहा था और क्यों हो रहा था। वो सतनाम के सामने रोने और गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं नशे में था उस रात। मैंने कोशिश की थी ब्रेक लगाने की, लेकिन नहीं लगी। अंधेरे और कोहरे में ठीक से मुझे समझ में नहीं आया। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया था। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो प्लीज। सतनाम ने झपट्टा मारते हुए दलबीर को पकड़ा और फिर ट्रक में रखी हुई रस्सी से उसे बांधने लगा। दलबीर ने बहुत कोशिश की खुद को सतनाम की पकड़ से छुड़ाने की, लेकिन उसकी हर कोशिश नामुमकिन रही। दलबीर को रस्सी से बांधते बांधते सतनाम ने कहा, अब क्या फायदा माफी मांगने का? मैं तो मर गई उस दिन से आज तक। हाँ, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। उनकी माँ को छीन के माफी मांग रहा है। सजा तो तुझे मिलेगी। 3 साल से इंतजार कर रही थी इस सड़क पर कि तू कभी न कभी तो आएगा। इस घटना से 3 साल पहले एक एक्सीडेंट में जो औरत मारी गई थी, जिसके भूत को बहुत सारे ड्राइवर्स ने देखा था, वो यही औरत थी। और जिस गाड़ी से टकराकर उसकी मौत हुई थी, वो गाड़ी उस रात दलबीर ही चला रहा था और उसी की गाड़ी का नंबर था HR05KN5458।
सतनाम ने रस्सी से बांधकर दलबीर को रास्ते पर फेंक दिया और उसके बाद अपनी गाड़ी से कुचल के आगे की ओर निकल गया। आज भी उस हाईवे पर लोगों को एक औरत दिखाई देती है, क्योंकि 3 साल पहले जिस रात दलबीर ट्रक चला रहा था, उस रात दलबीर के साथ उसका एक हेल्पर भी था। शायद उस आत्मा को अब उस हेल्पर की तलाश है। अभिमन्यु ने पार्किंग लॉट में अपनी गाड़ी खड़ी करी थी और आगे बढ़कर लिफ्ट की तरफ जा ही रहा था कि पीछे से एक आवाज आई। अभिमन्यु ने पलट के देखा, आवाज उसी की गाड़ी से आई थी और ध्यान से देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी गाड़ी के अंदर कोई बैठा था। अभिमन्यु के साथ पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसी घटनाएं हो रही थी। वो जितना इन चीजों से अपना ध्यान हटाने की कोशिश करता, ये चीजें उतनी ही ज्यादा उसके साथ होती जा रही थी। सब कुछ जानकर भी अभिमन्यु चुपचाप लिफ्ट में चला गया और सीधे अपने फ्लैट में जाके दरवाजा लॉक करके ही रुका। उसके फोन में बहुत दिनों से प्रॉब्लम्स थी, इसलिए उसने आज नया फोन लिया था। फोन के बक्से के अंदर एक स्क्रैच कार्ड था। कार्ड स्क्रैच किया तो प्राइज में एक कार निकली। किस्मत ऐसी भी हो सकती है, इसका यकीन करना मुश्किल था। उसने तुरंत नए फोन में सिम डाला और अपने दोस्त राजीव को फोन किया और बताया, तो राजीव भी खुश हो गया और कहा, यार अब तो पार्टी बनती है। अभिमन्यु ने कहा कि करीबन 1 घंटे के बाद तीनों दोस्त यानी अभिमन्यु, राजीव और राहुल मिलेंगे। अभिमन्यु नहाने जा रहा था तो उसने सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए और ये सोचा कि अब सुबह ही धोएगा। शावर ऑन करके अभिमन्यु नहा ही रहा था जब उसने एक आवाज सुनी। अभिमन्यु ने शावर बंद किया और बाहर निकलकर देखा तो वॉशिंग मशीन चल रही थी, जबकि उसे अच्छी तरीके से याद था कि उसने मशीन में बस कपड़े डाले थे, मशीन स्टार्ट नहीं की थी। वॉशिंग मशीन बंद करके अभिमन्यु ने कपड़े निकाले तो अभिमन्यु की आंखें चौड़ी होती जा रही थी। हर एक कपड़े पे खून के दाग थे। अभिमन्यु ने तुरंत अपने कपड़े पहने और राजीव के घर के लिए निकला। घर से निकलते के साथ ही उसने राजीव को फोन किया और उसे अब तक हुई सारी घटनाएं बता रहा था। कहते हैं ना कि फोन पर बात करते हुए कभी भी रास्ता पार नहीं करना चाहिए, और यही हुआ। अभिमन्यु फोन पे बात करते हुए रास्ता पार कर रहा था और उसे गाड़ी का हॉर्न सुनाई ही नहीं दिया, पर एक कार उसके ऊपर से रास्ते पर पड़े फोन पे बस एक ही आवाज आ रही थी, अभिमन्यु, अभिमन्यु, अभिमन्यु। अभिमन्यु के साथ पिछले कई दिनों से अजीबो गरीब घटनाएं हो रही थी। एक फोन खरीदने पर स्क्रैच कार्ड में उसने एक कार जीती थी जो अभी तक उसे मिली नहीं थी, पर दोस्तों के बीच इसका जिक्र हुआ तो पार्टी की बात चली। राजीव के साथ फोन पर बात करते हुए जब अभिमन्यु रास्ते को पार कर रहा था कि तभी एक कार उसे कुचल रही है। राजीव ने अभिमन्यु की चीख फोन पे सुनी थी और वो तुरंत अभिमन्यु की मदद करने के लिए अपने घर से बाहर भागा। लिफ्ट से नीचे उतरते वक्त शायद तीसरे और दूसरे माले के बीच ही पहुंची थी लिफ्ट कि बत्ती चली गई। राजीव ने चिल्लाना शुरू किया और सायरन का बटन दबाने लगा। कोई है? अरे कोई है? दरबान भैया! थोड़ी ही देर में लिफ्ट की छत पर एक आवाज हुई। राजीव
ऊपर देख के चिल्ला रहा था। कौन है ऊपर? अरे ऊपर कोई है क्या? मुझे बाहर निकालो यार यहां से। तभी सीढ़ियों पर किसी के आने की आहट हुई। किसी ने बाहर से लिफ्ट खोली और एक हाथ बढ़ा के राजीव को ऊपर खींचा। राजीव ने बाहर आके अपने कपड़े झाड़ते हुए थैंक यू कहा तो उस आदमी का जवाब था वेलकम। उसके वेलकम बोलते ही लाइट आ गई। राजीव ने अपने अगल बगल ऊपर नीचे देखा पर दूर दूर तक उसे कोई नहीं दिखा। राजीव को अभिमन्यु की चिंता ज्यादा थी, इसलिए उसने ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हुए तुरंत सीढ़ियों का इस्तेमाल कर पार्किंग की ओर भागा। नीचे जाके देखा तो उसकी बाइक पंक्चर थी। राजीव बाहर निकल के रोड पर आया और ऑटो का इंतजार करने लगा। ऑटो को अभिमन्यु के घर की तरफ मोड़ के राजीव चला जा रहा था। ऑटो की कर्कश आवाज और चेहरे पर लगती हवा एक साथ जैसे राजीव की टेंशन बढ़ाई जा रही थी। वो लगातार अभिमन्यु का फोन ट्राई किए जा रहा था, लेकिन फोन उठाने के लिए अभिमन्यु अब जिंदा नहीं था। ऑटो अभी कुछ दूर आगे गया ही था कि जैसी आवाज लिफ्ट की छत पे हुई थी वैसी ही आवाज अब की बार ऑटो की छत पे हुई। राजीव ने तुरंत ऑटो रुकवाया। निकल के देखा तो ऑटो की छत पर कुछ नहीं था। इस बार ऑटो में बैठकर राजीव ने थोड़ा चिल्लाते हुए कहा, अरे भैया थोड़ा जल्दी चलाओ ना। ऑटो वाले ने पलट के कहा, कोई फायदा नहीं है, कितनी भी तेज चला लो, अभिमन्यु तो मर गया। राजीव को इस बात और उस आदमी के चेहरे की बढ़ती हुई भयानक मुस्कुराहट ने इतना डरा दिया कि वो बिना कुछ सोचे समझे खुद को बचाने के चक्कर में चलती हुई ऑटो से कूद गया। कूद तो गया, लेकिन पीछे से आते हुए उस ट्रक को नहीं देख पाया जिसने उसे गिरते ही कुचल डाला था। अभिमन्यु को कुछ दिनों से अजीब चीजें दिखाई दे रही थी और उसके घर में जब वॉशिंग मशीन अपने आप चली और उसके कपड़ों पे खून लगा देखा तो वो राजीव के घर की तरफ भागा। बाहर रास्ते में एक गाड़ी ने उसे कुचल के मार दिया। राजीव फोन लाइन पे था और राजीव जब अभिमन्यु की मदद करने अपने घर से निकला तो सड़क पे हुए एक हादसे में उसकी भी जान चली गई। दोनों दोस्तों का अंतिम संस्कार एक ही दिन एक साथ ही हुआ। राहुल को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। घर लौटते वक्त उसने अपने एक दोस्त से कहा, पीयूष मुझे यार कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, तू गाड़ी चला लेगा और हो सके तो आज रात मेरे यहीं रुक जा। पीयूष ने भी देखा कि राहुल बहुत अकेला सा हो गया था। उसने भी कहा, कभी नहीं सोचा था यार ऐसा होगा, तुम चारों दोस्त एकदम से ऐसे अलग हो जाओगे। राहुल चाह के भी कुछ नहीं कह पा रहा था। वो भुला नहीं पा रहा था पुरानी बातें, दोस्तों के साथ बिताया हुआ टाइम, एक एक लड़ाई, मस्ती, मजाक सब याद आते जा रहे थे राहुल को। रोते ही रोते बातों में राहुल ने पीयूष को कुछ बताया, जिसका जवाब पीयूष ने कुछ यूं दिया, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, तो परेशान मत हो, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, दैट्स इट। बाकी के रास्ते दोनों चुपचाप ही रहे। घर पहुंचकर नहा के दोनों लेट गए। पीयूष को हल्की हल्की नींद आने लगी तो वो आंखें बंद कर करवट बदल के लेट गया। कुछ खटर पटर की आवाज और एक महक सी आई तो पीयूष की आंखें खुली। वो सीधा किचन में गया जहां राहुल के हाथ में लाइटर था और वो गैस जलाने वाला ही था
राहुल के हाथ से लाइटर छीन के पीयूष चिल्लाया, पूरे घर में गैस लीक हो गई है और तू गैस जला रहा था, कहीं पागल तो नहीं हो गया तू? राहुल जैसे नींद से जागा हो, उसे खुद नहीं मालूम था कि वो क्या कर रहा था। पीयूष उसे बेड तक लेकर गया और काफी देर तक पीयूष जागता रहा। जब घर में भरी गैस निकल गई तब कहीं जाकर वो खुद लेटा। लेटने के कुछ देर बाद ही एक बार फिर से खटर पटर की आवाज से पीयूष की आंखें खुली। उठकर देखा तो राहुल बिस्तर पे नहीं था। पीयूष ने 1-2 बार राहुल को आवाज लगाई, राहुल, 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 पर राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया। पीयूष उठकर बाहर वाले कमरे में गया तो उसने जो देखा उसे देख के पीयूष की आवाज हलक में ही अटक के रह गई। राहुल का फ्लैट 10वें माले पर था। राहुल खुली खिड़की पे खड़ा था और नीचे देख रहा था जैसे कूदने ही वाला हो। पीयूष पूरी ताकत लगाकर चिल्लाया, राहुल क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या? अभिमन्यु और राजीव की मौत एक ही दिन कुछ ही घंटों के अंदर अलग अलग जगह पर एक रोड एक्सीडेंट में हुई। दोस्तों के अंतिम संस्कार के बाद राहुल घर अकेले नहीं लौटा। उसके साथ था उसका दोस्त पीयूष। पीयूष की नींद देर रात जब टूटी तो राहुल बिस्तर पर नहीं था। उसे ढूंढता हुआ पीयूष जब दूसरे कमरे में गया तो राहुल खिड़की पर बैठा 10वें माले से कूदने ही वाला था कि पीयूष ने उसकी जान बचाई। राहुल रोते रोते पीयूष से कहने लगा, ये वही है जो उससे ये सब करवा रहा है और मुझे नहीं छोड़ेगा। अभिमन्यु और राजीव के बाद अब मेरी बारी है। मुझे मार देगा। पीयूष ने समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, चुपचाप सो जा, तुझे आराम की सख्त जरूरत है। राहुल को सुलाकर पीयूष फिर से सोने गया तो एक आखिरी बार उसकी नींद एक आवाज से टूटी। पीयूष तुरंत उठा और बाथरूम की ओर भागा। जाके देखा तो बाथटब में राहुल डूब रहा था। खुद को बचाने की लाख कोशिशें कर रहा था लेकिन सर पानी से बाहर नहीं निकाल पा रहा था। पीयूष पानी से उसे निकालने के लिए आगे बढ़ा। राहुल का हाथ पकड़ के बाहर खींचने की पूरी कोशिश तो कर रहा था लेकिन पीयूष चाह के भी ऐसा नहीं कर पा रहा था क्योंकि कोई था जो पीयूष पर इतना हावी हो गया कि पीयूष अब खुद मानो अपने ही हाथों से राहुल को बाथटब में डुबो के मार रहा हो। पीयूष का हाथ किसी ने पकड़ रखा था जिसे वो देख नहीं पा रहा था और फिर पीयूष ने अपने हाथों से ही ना चाहते हुए भी पास रखा हुआ हेयर ड्रायर उठाया, उसे बाथटब के पास ले जाकर जोर से बाथटब पे मारा। ड्रायर टूट चुका था। पीयूष ने टूटा हुआ हेयर ड्रायर पानी से भरे बाथटब में डाल के इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर दी। पीयूष गया तो था राहुल को बचाने, लेकिन उसी के हाथों राहुल की मौत हुई। पीयूष इस वक्त पुलिस कस्टडी में है और उसकी माने तो राहुल ने उसे मरने से पहले अपने दोस्त आबिर के बारे में बताया था। अभिमन्यु, राजीव, राहुल और आबिर बहुत अच्छे दोस्त थे और जब छुट्टी मनाने चारों दोस्त गोवा गए तो बनाना बोट राइड पे जाने से आबिर ने मना कर दिया क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक था, लेकिन जबरदस्ती उसे लेके गए तीनों दोस्त। और बनाना बोट राइड्स की खासियत यह है कि जब बोट समंदर में पलटती है
तो आपको बोट को छोड़ देना पड़ता है ताकि लाइफ जैकेट आपको पानी के ऊपर ले आए। जब बोट बीच समंदर में पलटी तो आबिर इतना डर गया था कि उसने बोट छोड़ी ही नहीं और कुछ ही सेकंड्स में उसकी मौत हो गई। अभिमन्यु को जगह जगह आबिर दिखाई देता और कुछ ऐसा ही राजीव और राहुल के साथ भी हो रहा था। इन सब दोस्तों की मौत पीयूष की मां ने तो आबिर की आत्मा ने ही की, पर कानून सबूत मांगता है। विष्णु वर्मा आर्कियोलॉजी के प्रोफेसर थे। जिंदगी भर इधर उधर की पोस्टिंग की वजह से कभी भी घर पे उनका बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता था। उनका हमेशा से एक ही सपना रहा था कि नौकरी में कुछ बहुत बड़ा ढूंढ कर निकालेंगे। यह सपना उनका पूरा होने की कगार पे था। महाराष्ट्र और एमपी के बॉर्डर पे एक छोटे से गांव में एक खुदाई का मौका मिला तो उन्होंने सर्विस के आखिरी सालों में भी पूरे जोश से काम शुरू करवाया। 2-3 दिन तक लगातार खुदाई चली लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। विष्णु वर्मा निराश होकर इधर उधर देख रहे थे, तब उन्हें एक जगह दिखी। पता नहीं क्या सोचा कि वहां थोड़ी देर अकेले ही खुरपी से खोदते रहे और वहां उन्हें एक चमकीला पत्थर मिला जिसे उन्होंने अपनी जेब में रख लिया। दूर से कारिंदे ने देख लिया था और उसने जाकर साइट सुपरवाइजर को कंप्लेन कर दी कि विष्णु वर्मा जी को कुछ मिला है और उन्होंने बिना बताए अपने पास रख लिया है। साइट सुपरवाइजर को पूरा ख्याल था विष्णु वर्मा की सीनियरिटी और नौकरी के आखिरी कुछ महीनों की, इसलिए कोई लीगल एक्शन ना लेकर सीधा उस आदमी को गवाह के तौर पे साथ लेकर पहुंच गए उनके टेंट में। और वहां पहुंच के देखा विष्णु वर्मा चुपचाप बैठे हैं और एक तरफ देख के सिर्फ मुस्कुराए जा रहे हैं। उनसे जैसे ही सुपरवाइजर ने उस चीज के बारे में पूछा कि क्या उन्होंने कुछ चुराया है, तो सुपरवाइजर और रिपोर्ट करने वाला वो आदमी दोनों धक्का खा गए, क्योंकि जवाब मिस्टर वर्मा का ये था, मैं चोर नहीं हूं, अपनी चीज लेना चोरी नहीं होती है। मुझे चोर कह रहा है कीड़े, जानता है मैं कौन? ये जो इतनी सब खुदाई कर रहा है, कुछ नहीं मिलेगा यहां से 100 कदम उत्तर की ओर जा, फिर जो कटा है खोल, 4 बक्से मिलेंगे, 2 में अशरफिया है और बाकी 2 में चांदी पीतल के बर्तन और हीरे जवाहरात। और इतना बोल के विष्णु वर्मा को दौरा सा पड़ा और वो बेहोश हो गए। तुरंत उन्हें लेकर हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां स्पेशल मेडिकल टीम उनके लिए अपॉइंट की गई और उन्हें सुपरविजन में रखा गया। सुपरवाइजर और 1-2 लोग उन्हें हॉस्पिटल में शाम को देखने आए तो विष्णु वर्मा हॉस्पिटल से गायब थे। पूछताछ चल ही रही थी कि सुपरवाइजर के पास एक फोन आया। उधर से आवाज आई, सर जल्दी आइए सर, यहाँ हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे सर। वो सब तुरंत वापस भागे साइट पर और वहां जाके देखा तो उसी गड्ढे में घुटनों में अपना चेहरा छिपाए विष्णु वर्मा बैठे हुए थे। पूरा बदन उनका अकड़ा हुआ था, कोई आवाज नहीं, कोई हरकत नहीं, बिल्कुल शांत। विष्णु वर्मा आर्कियोलॉजी के प्रोफेसर थे और एक साइट पे जब उन्हें एक चमकीला पत्थर मिला तो उन्होंने उसे बिना बताए अपनी जेब में रख लिया। जब उन पर चोरी का इल्जाम लगा तो उन्हें एक अजीब किस्म का दौरा पड़ा।
जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। हॉस्पिटल से वर्मा जी रातों रात गायब हो गए। बाद में पता चला कि वो उसी गड्ढे में ऐसे बैठे हैं मानो जैसे पूरा बदन बर्फ जैसा जम गया हो। कुल 4 लोगों ने ताकत लगाई तो किसी मूर्ति की तरह अकड़े बदन ही निकाला गया उन्हें गड्ढे से। लोगों के उनका नाम बुलाने, चीखने चिल्लाने पे भी जब वो हिले डुले नहीं तो किसी ने उन पर पानी फेंका, लेकिन उसके बावजूद कोई असर नहीं हुआ। तभी किसी ने कहा कि बर्फ का पानी डालते हैं इन पर। जैसे ही बर्फ का पानी उन पर डाला, वो ऐसे तिलमिलाए जैसे किसी ने खौलता हुआ तेल डाल दिया हो उन पर। उस ठंडे बर्फ के पानी से उनके बदन पर छाले पड़ गए थे। एक बार फिर उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उनके छाले जैसे जैसे बदन से पानी सूखा अपने आप ठीक हो गए। सब कुछ ठीक होने के बावजूद मिस्टर वर्मा को 2 दिन ऑब्जर्वेशन में रखा गया। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद अगले दिन वो अपने सुपरवाइजर के पास पहुंचे और बची हुई छुट्टियों में से 2 हफ्ते की छुट्टी मांगी। सुपरवाइजर ने भी उनकी हालत को देखते हुए उन्हें छुट्टी देना ही बेहतर समझा। विष्णु वर्मा वापस अपने घर पहुंचे तो जैसे एक सुकून की सांस आई हो। पूरा दिन उन्होंने अपने बेटे, बहू और पोते के साथ बिताया तो वो सारी बातें भूल गए थे। रात को जब सब सो गए तो मिसेस वर्मा को एक आवाज सुनाई दी। वो उठी और घर में इधर उधर कमरों और दीवारों के कोनों कोनों में देखा। जब वहां कुछ नजर नहीं आया तो उन्होंने खिड़की से झांक के देखा तो बाहर गार्डन में भी कुछ नहीं था। बाहर निकल के उन्होंने आंगन में देखा तो उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। विष्णु वर्मा आंगन में एक बेलचा लेके अंधाधुंध खोदे जा रहे थे। मिसेस वर्मा जब तक कुछ बोलती तब तक बड़ा सा गड्ढा करके विष्णु वर्मा उस गड्ढे में बैठ गए। मिसेस वर्मा चिल्लाई, ये क्या कर रहे हो? मिस्टर वर्मा पलट के चिल्लाए, चुपचाप वहीं खड़ी रहो। कितना सुकून मिलता है मिट्टी में। फालतू में गड्ढा खोद खोद के मुझे बाहर निकाल दिया, मेरे घर से मुझे बेघर कर दिया। आर्कियोलॉजी के प्रोफेसर विष्णु वर्मा को खुदाई के दौरान एक चमकीला पत्थर मिला था जो उन्होंने किसी को बिना बताए ही अपने पास रख लिया। नतीजतन उनको दौरे पड़ने लगे। तबीयत खराब होने के कारण डिपार्टमेंट से भी उन्हें छुट्टी मिल गई। देर रात मिसेस वर्मा को घर में एक आवाज सुनाई दी। बाहर निकले तो देखा मिस्टर वर्मा ने आंगन में एक गड्ढा खोद रखा था और मिसेस वर्मा ने पूछा तो चिल्लाते हुए कहे, चुपचाप वहीं खड़ी रहो। कितना सुकून मिलता है मिट्टी में। फालतू में गड्ढा खोद खोद के मुझे बाहर निकाल दिया, मेरे घर से मुझे बेघर कर दिया। मिसेस वर्मा ने इस बात को हद से ज्यादा बढ़ता हुआ देख अपने बेटे अरुण को आवाज लगाई। अरुण आधी नींद से उठ के भागा भागा आया तो देखा आंगन में मिस्टर वर्मा गड्ढा खोद के उसी में मिट्टी से सने हुए लेटे हुए थे और उसकी मां दूर खड़ी रो रही थी। अब जब मिस्टर वर्मा को उठाने गया तो हाथापाई होने लगी और मिस्टर वर्मा अपनी बातें दोहराने लगे। मुझे गड्ढे में ही छोड़ दो, मुझे यहाँ आराम मिलता है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो यहाँ, मैं यही रहना चाहता हूँ। मुझे बाहर मत निकालो, मुझे बाहर मत निकालो, मुझे बाहर मत निकालो।
थोड़ी देर बाद मिस्टर वर्मा अपने आप बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें बिस्तर पर ले जाकर लिटाया गया। आधी रात गए फैमिली डॉक्टर घोष को बुलाया। डॉक्टर ने पूरा चेकअप करके बताया कि कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, शायद थोड़े स्ट्रेस्ड आउट है, कहीं घूम आइए, हवा पानी बदलने से शायद सब कुछ ठीक हो जाए। अगले ही दिन नजदीक की एक हिल स्टेशन पर जाने के लिए प्लान बनाया गया। सब कुछ ठीक था, ट्रेन भी अपने टाइम पे चल पड़ी। तकरीबन आधी घंटे ही हुए थे ट्रेन को चले हुए कि मिस्टर वर्मा बाथरूम जाने को उठे, और जब काफी देर के बाद भी वो नहीं लौटे तो इधर उधर की बोगीज में उन्हें ढूंढना शुरू किया और फोन ट्राई करना शुरू किया। मिस्टर वर्मा का फोन बजे जा रहा था, लेकिन वो उठा नहीं रहे थे। ट्रेन में उन्हें ढूंढने का काम चल ही रहा था कि मिस्टर वर्मा के सीनियर का फोन अरुण के पास आया। उन्होंने बताया कि साइट के गार्ड ने फोन करके बताया कि मिस्टर वर्मा साइट पे उसी गड्ढे में फिर से वैसे ही अकड़े हुए बैठे हैं। परिवार के सारे लोग सामान उठा के उतरने को मुड़े ही थे कि पीछे से मिस्टर वर्मा की आवाज आई, अरे अभी तो पहुंचे ही नहीं हैं, कहां चल दिए सब? अरुण अपने पिताजी मिस्टर वर्मा को वहां देखकर चौंक गया। वो उनसे सवाल जवाब कर ही रहा था कि उसने मिस्टर वर्मा के सीनियर को फोन मिलाकर कहा, अंकल पापा तो हमारे साथ हैं। तो सीनियर ने कहा, दरअसल जिस गार्ड ने मुझे फोन किया था वो वहीं एक टीले से गिर के मारा गया। उसने शराब बहुत ज्यादा पी रखी, नशे में शायद उसने उल्टा सीधा देखकर कुछ बोल दिया होगा। आर्कियोलॉजी के प्रोफेसर मिस्टर वर्मा को खुदाई के दौरान एक चमकीला पत्थर मिला था, जिसे बिना किसी को बताए उन्होंने अपने पास रख लिया, और उसके बाद उन्हें दौरे पड़े। उनका अजीब आवाज में बात करना शुरू हुआ, कितना सुकून मिलता है मिट्टी में। हाल तुमने गड्ढा खोद खोद के मुझे बाहर निकाल दिया, मेरे ख्याल से मुझे बेघर कर दिया। और यूं ही अचानक से बता देना कि कहां खुदाई करने से क्या मिलेगा, और उसका सच हो जाना। डॉक्टर के कहने पर मिस्टर वर्मा का बेटा पूरे परिवार के साथ घूमने गया, ताकि हवा पानी बदलने से मिस्टर वर्मा की हरकतें भी शायद बदल जाए। हफ्ते भर की छुट्टी खत्म हुई, वर्मा परिवार छुट्टी से वापस आया और जिंदगी एक बार फिर से शुरू हुई। वापस आए तीसरा ही दिन हुआ था कि अरुण को ऑफिस में ही फोन आया। लाइन पे उसकी मां मिसेस वर्मा थी, जो रोते रोते कह रही थी, तेरे पापा सुबह से गायब है। पहले मुझे लगा कहीं घूमने या टहलने गए होंगे, शाम हो गई, अभी तक उनका कोई पता नहीं। अरुण को न जाने क्या सूझी कि उसने गाड़ी तुरंत निकाली और खुदाई वाली साइट के लिए निकल पड़ा। उसका शक सही निकला। इस बार भी मिस्टर वर्मा उसी गड्ढे में अरुण को मिले, लेकिन इस बार उनकी सांसें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। मिस्टर वर्मा की मौत पूरे परिवार के लिए एक गहरा सदमा थी, लेकिन धीरे धीरे जिंदगी वापस पटरी पर आने लगी। वर्मा परिवार के वकील आए थे घर पे, वो वसीयत पढ़ रहे थे। सब चुपचाप बैठे थे। कोई भी वसीयत मिस्टर वर्मा को वापस तो नहीं ला सकती थी। अरुण के नाम जब मकान और बाकी की चीजें बताई गई तो जैसे अरुण नींद से जागा हो और गुस्से से बोला, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पिताजी मेरे लिए विरासत में वो गड्ढा छोड़ के गए हैं। मैं मकान लेकर क्या करूंगा? वो गड्ढा है ना, वो सिर्फ वर्मा खानदान का है, समझी? किसी तरह अरुण को शांत कराया गया। अरुण का ये रूप घर वालों ने पहली बार देखा था। चिंता अब अरुण को लेकर हो रही थी।
धीरे धीरे अरुण की भी वैसी ही हरकतें होती गई जैसी मिस्टर वर्मा की थी। एक रात पूरे वक्त कुछ खुदाई की आवाज घर के पीछे मैदान से आती रही। सुबह अरुण का मेंटल डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था। उठे तो अरुण गायब था और उनकी मां और बीवी का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि अरुण की लाश घर के पीछे गार्डन में एक गड्ढे में उसके बेटे को मिली और पास में ही पड़ा था एक चमकीला पत्थर। वर्मा परिवार की जिंदगी पूरी तरह से उथल पुथल हो चुकी थी इन घटनाओं के बाद। घर में बचे थे तो सिर्फ सास, बहू और पोता। सिर्फ उस बच्चे के लिए जीने की आस थी उसकी मां और दादी के दिल में। एक दिन रात को पानी पीने जब उठी तो मिसेस वर्मा ने एक आवाज सुनी। जाके देखा तो पोता आंगन में गड्ढा खोद रहा था। मिसेस वर्मा चीख के गिर पड़ी। बेहोश होने से पहले उन्होंने उस बच्चे के मुंह से एक ही लाइन सुनी थी, दादाजी और पापा मुझे अपने पास बुला रहे हैं, मुझे उनके पास जाना होगा। शिखा ने मुंबई के कॉलेज से अपनी पढ़ाई खत्म करी और प्लेसमेंट्स हुए तो उसे मुंबई में ही बहुत ही अच्छी नौकरी भी मिली। ऑफिस के ठीक सामने वाली बिल्डिंग जो थी वो हॉन्टेड बिल्डिंग के नाम से जानी जाती थी। बिल्डिंग कोई बहुत पुरानी नहीं थी, बस कभी पूरी नहीं बन पाई। हर कोई एक ही बात कहता था उस बिल्डिंग के बारे में कि वहां अकेले जाने वाला कभी अकेला वापस नहीं आता, और कई लोग तो वापस ही नहीं आए। शिखा को जब ये पता चला तो उसने बकवास कह के सारी बातों को नकार दिया। दोस्तों ने भी उसकी बहादुरी चेक करने के लिए उससे शर्त लगाई कि शिखा को उस बिल्डिंग की छत पर जाके वहां से वापस आना है। शिखा ने हंसते हंसते ही शर्त कबूल कर ली और सीढ़ियों के रास्ते धीमे धीमे सीधा पहुंची उस बिल्डिंग की छत पर। शाम करीबन 8 बजे छत पर पहुंचकर उसने नीचे खड़े दोस्तों को वेव किया और कोने में जाके सेल्फीज खींची, आसपास की तस्वीरें भी खींची और फिर सब कुछ अपने ट्विटर और फेसबुक पे अपलोड करते करते सीढ़ियों से नीचे की तरफ उतरने लगी। जब फर्स्ट फ्लोर पे पहुंची तो देखा सीढ़ियों के पास एक बच्चा घुटनों में अपने मुंह को छुपाए बैठे रो रहा था। शिखा उसके पास गई और उससे पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? बच्चे ने सर उठा के उसे देखा तक नहीं और बस रोता ही रहा। शिखा की सारी कोशिशें जब बेकार हो गई तो वो सीढ़ियों से वापस नीचे उतरने लगी। अगले माले पर उसने जो देखा उसके बाद यहां वापस आने का कभी सवाल ही नहीं उठता था। अगले माले पे भी वही बच्चा बैठा रो रहा था। इस बार शिखा रुकी नहीं। उसे समझ आ गया था कि ये सब क्या है और लोग इस बिल्डिंग को हॉन्टेड क्यों कहते हैं। शिखा ने तुरंत बिल्डिंग से बाहर दौड़ लगाई और पीछे सुनाई दी बस उस बच्चे के हंसने की आवाज। उस हॉन्टेड बिल्डिंग से बाहर निकलकर शिखा ने दोस्तों से कोई बातचीत नहीं की और सीधा अपने घर चली गई। शिखा के सर में दर्द इतना था कि उसने बाम लगाई और अपनी ही मुट्ठी से सर पे मार मार के सर दर्द भगाने की कोशिश करने लगी। झटका उसे तब लगा जब उसने अपने सर पे मारना बंद किया, क्योंकि जिस घर में शिखा अकेली रहती थी उस घर में किसी और का हाथ उसके सर पे अपनी मुट्ठी से मार रहा था। शिखा की उसके दोस्तों से शर्त लगी थी
तो अपनी ऑफिस के सामने वाली हॉन्टेड बिल्डिंग में गई और उसी बिल्डिंग से वापस नीचे उतरते वक्त उसे एक बच्चा दिखा जो घुटनों में अपना सर छिपाए रो रहा था। और वही बच्चा उसे दोबारा और एक माले पर रोता हुआ दिखाई दिया। तो शिखा समझ गई थी कि आखिरकार ये क्या था। शिखा भागते दौड़ते घर आई तो घर पे भी एक अजीब से हादसे से वो चौंक के उठी। कमरे में अंधेरा था। कमरे का दरवाजा जो हॉल से जुड़ा हुआ था वो खोला पड़ा था। शिखा ने उस बिल्डिंग के बच्चे को अपने कमरे के दरवाजे के ठीक सामने खड़ा देखा और इस बार शिखा चीख पड़ी। कौन हो तुम? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? शिखा के चिल्लाते के साथ ही वो बच्चा अंधेरे में कहीं गायब हो गया। शिखा की चीख के बाद पूरे कमरे में सन्नाटा था और सुनाई दे रही थी तो बस घड़ी की आवाज, और वो भी इतनी जोर से कि मानो वो आवाज भी शोर मचा रही हो। शिखा ने गुस्से से कहे या डर से घड़ी की बैटरी निकाल दी, पर आश्चर्य की बात यह है कि उसके बावजूद वो आवाज साफ साफ सुनाई दे रही। शिखा दौड़ते हुए दूसरे कमरे में गई और तुरंत अपने बॉयफ्रेंड वैभव को फोन किया और उसे रोते रोते पूरी बात बताई। वैभव वैसे तो इन सब चीजों को मानता नहीं था, लेकिन शिखा की फिक्र में भागा भागा आया और शिखा का डर मिटाने के लिए उसने पूरे घर में घूम के हंसते हंसते कहा, अरे भूत साहब, थैंक यू हो आपका। अरे रोज ऐसे ही डराएंगे तो मैडम के साथ थोड़ा वक्त बिताने का हमें समय भी मिलेगा। शिखा ने वैभव से कहा कि उसे यहां बहुत अजीब लग रहा है, तो वैभव उसे अपने घर की ओर ले गया। शिखा का आना जाना वहां था, इसलिए वैभव की बिल्डिंग का चौकीदार भी शिखा को पहचानता था। जब वो बिल्डिंग में घुस रहे थे तो चौकीदार ने वैभव से पूछा, अरे साहिब, ये बच्चा कौन है आपके साथ आज? शिखा के पैर वहीं जम गए थे और वो इधर उधर देखने लगी। वैभव ने शिखा से कहा, मैडम, ये इनकी आदत है। हाँ, रात को 10 बजे के बाद साहब अंग्रेजी भी बोलते हैं, 4 पेग ढकेलने के बाद। हाँ, कल रात को मेरे मामा जी भी दिख रहे थे इनको मेरे साथ। तुम डरो मत, चलो मेरे साथ आराम से। शिखा लिफ्ट में तो चली गई, पर बहुत डरी हुई थी। पर चुप वो सिर्फ इसलिए थी क्योंकि वैभव था उसके साथ में। 6th फ्लोर पहुंचने के बाद दोनों ने लिफ्ट से निकलकर लिफ्ट का दरवाजा बंद किया और वैभव अपने घर का ताला खोलने लगा। इस बीच लिफ्ट 7th फ्लोर पे गई और वापस 6th फ्लोर पे आके रुकी। शिखा ने पलट के देखा, लिफ्ट का दरवाजा हल्का सा खोला। लिफ्ट के अंदर कोई भी नहीं था, पर आवाज एक ही आ रही थी, प्लीज क्लोज द डोर, प्लीज क्लोज द डोर, प्लीज क्लोज द डोर, प्लीज क्लोज द डोर। शिखा की अपने दोस्तों से हॉन्टेड बिल्डिंग में जाने की शर्त लगी, जो उसने पूरी भी करी। लेकिन उसके बाद अपने ही घर में उसे इस कदर डर लगने लगा कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसके घर चली गई। लिफ्ट 6th फ्लोर पे रुकी हुई थी और शिखा की आंखों के सामने लिफ्ट का दरवाजा हल्का सा खोला। उसने पलट के देखा तो लिफ्ट के अंदर कोई नहीं था, पर
आवाज एक ही थी। Please close the door. Please close the door. Please close the door. शिखा लिफ्ट की ओर एक टक देख रही थी कि तभी लिफ्ट का दरवाजा हल्का सा बंद हुआ और उसे लिफ्ट में वो बच्चा दिखाई दिया, जिसे देखते ही शिखा की चीख निकल पड़ी। वैभव ने तुरंत उसको संभाला और थोड़ा झल्लाते हुए कहा, प्लीज यार, मेरी बिल्डिंग में कोई तमाशा मत करो, अगल बगल पड़ोसी है, पता नहीं कोई क्या सोचेगा। किसी तरह शिखा को समझा बुझा के उसे संभालते हुए वैभव ने उसे शांत किया और जब शिखा को देर रात नींद आ गई तो वैभव खुद सोने गया। रात तकरीबन 1 बजे शिखा बाथरूम जाने को उठी तो देखा वैभव गहरी नींद में सो रहा था। बाथरूम की लाइट जला के दरवाजे को लॉक करे शिखा उससे पहले ही ये देख शिखा जोर से चीखी। वैभव भागते हुए बाथरूम में आया और दांत भींच के बोला, अगर डरपोक हो तो मान क्यों नहीं लेती तुम? पता नहीं शर्त लगा के क्या देख लिया तुमने जो बार बार चीखे जा रही हो। अब एक बार भी चीखी और पड़ोसी ने हंगामा किया ना तो रात को सड़क पे सोना पड़ेगा, समझी? और ये तुम्हारा जो भूत है वो सिर्फ तुम्ही को क्यों दिखाई दे रहा है? हाँ, मुझे क्यों नहीं दिखाई देता वो? शिखा चुपचाप छोटा सा मुंह लिए रोते रोते वैभव से कहने लगी, मुझे प्यास लगी है। उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए वैभव ने कहा, शिखा, डरने की कोई बात नहीं है, मैं कमरे में ही हूं, आप खुद जाओ और फ्रिज से पानी लेकर आओ। शिखा ने कमरे से बाहर कदम रखा और हॉल में जाकर पानी लेने के लिए जैसे ही फ्रिज का दरवाजा खोला तो वो बच्चा फ्रिज में बैठा मुस्कुरा रहा था। शिखा इस बार चीखी नहीं बल्कि उसने फ्रिज का दरवाजा जोर से बंद किया और कमरे की ओर भागी जहां वो और वैभव सो रहे थे। उसने तुरंत कमरे का दरवाजा बंद किया। शिखा हांफती हुई पलटी और वो वैभव को जगाए इससे पहले ही उसकी सांस और आवाज हालत में अटक के रह गई थी, क्योंकि बिस्तर के बगल में वो बच्चा और वैभव दोनों घुटने में सर छिपाए एक साथ रोए जा रहे थे। शिखा ने अपने ऑफिस के दोस्तों से शर्त लगाई और ऑफिस के बगल वाली हॉन्टेड बिल्डिंग में गई, जहां उसने सीढ़ी से नीचे उतरते वक्त एक बच्चे को देखा था। उसके बाद वही बच्चा शिखा को कहीं भी कभी भी नजर आ रहा था, इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड वैभव के साथ उसके घर चली गई। सबसे खतरनाक लम्हा वो था जब वो अपने बॉयफ्रेंड के कमरे में गई तो वो बच्चा और उसका बॉयफ्रेंड दोनों ही घुटनों में मुंह छुपाए रो रहे थे। शिखा दौड़कर नीचे गई और बिल्डिंग के चौकीदार को अपने साथ लेकर आई, पर उनके आने के बाद ना ही वैभव वहां दिखाई दिया और ना ही वो बच्चा। शिखा पागलों की तरह उन्हें घर के कोने कोने में खोजती रही। बालकनी में गई तो उसकी नजर अपनी ऑफिस के बगल वाली बिल्डिंग पर गई, जो हॉन्टेड बिल्डिंग के नाम से फेमस थी। शिखा को अंधेरे में वहां छत पर खड़ा कोई दिखाई दे रहा था और तभी शिखा का फोन भी बजा। फोन वैभव का था। उठाया तो वैभव लाइन पे जोर जोर से हंसे जा रहा था और बोला, बहुत बहादुर बनती हो और एक प्रैंक भी नहीं समझ पाई, ऊपर से डर तो इतना गई वो अलग। शिखा को कुछ समझ नहीं आया और उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें लगता है यहाँ कोई प्रैंक हो रहा है? अगर लग रहा है तो ये बताओ कि वो बच्चा कौन था?
जो दूसरे माले से नीचे मुझसे पहले पहुंच गया। फिर वही बच्चा मेरे कमरे के बाहर कैसे खड़ा था? तुम्हारे फ्लैट के बाहर भी चलो किसी तरह पहुंच गया होगा, लेकिन मेरे सामने तो वो अंदर नहीं आया था। तो तुम और वो एक साथ कैसे बैठे रो रहे थे? कैसे? चौकीदार को तो फिर भी तुमने समझा रखा होगा, लेकिन वो बच्चा आया कहां से? इन सारे सवालों के जवाब में वैभव ने एक ऐसा सवाल कर दिया जिससे शिखा वहीं की वहीं जम के रह गई। बच्चा? कौन सा बच्चा? तुम ना सचमुच बहुत ज्यादा डर गई हो। तुम वहीं रुको, मैं तुरंत वापस घर आता हूं। इसके बाद वैभव कभी नहीं लौटा। मिली तो बस उस बिल्डिंग में वैभव की लाश। वैभव की मौत आज भी एक राज बनी हुई है। उस दिन के बाद से शिखा को हमेशा वो बच्चा कहीं ना कहीं दिखाई देता है, और चाहकर भी शिखा किसी से मदद नहीं ले सकती, क्योंकि जब उसने किसी से मदद मांगी, उस इंसान के साथ शिखा को वही बच्चा दिखाई दिया, और उसके बाद उस इंसान के साथ कोई ना कोई हादसा जरूर हुआ। कुछ चीजें जिंदगी में हमेशा के लिए आपकी और सिर्फ आपकी होके रह जाती है, जैसे कि शिखा की जिंदगी में ये बच्चा।